हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लास्ट जो वीडियो हमने बनाई थी उनमें हम पोटेंशियल तक कवर अप कर चुके हैं और कोई नया टॉपिक अगर आपको बनवाना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या होगा? इलेक्ट्रिक का मीनिंग बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, चार्ज। और फ्लक्स का मीनिंग होता है फ्लो। अब इट डजेंट मीन कि चार्ज फ्लो करेगा, नहीं, बिकॉज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज रेस्ट पर बैठा हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, चार्ज बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, समझने के लिए हमने बनाई थी लाइन ऑफ फोर्स। और याद कीजिएगा, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होती हैं, नॉर्मल टू द सरफेस, और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होती हैं। ये प्रॉपर्टीज हम पहले कवर कर चुके हैं। अब है कि इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ऐसे समझना है। मान लीजिए ये कोई चार्ज है Q, और इसके अराउंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना बनाता है ऐसे। ये इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। आपको पता होगा जितनी ज़्यादा क्लोज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी, फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये कॉन्सेप्ट हमें ये कहना चाह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, किसी गिवन पर्टिकुलर एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइन पास हो रही हैं। द नंबर ऑफ लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन परमानेंट एरिया इज नोन एज फ्लक्स। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा। इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चल जाएगा कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। इफ़ यू आर हैविंग फ्लक्स, मल्टीप्लाई इट, डिवाइड इट बाई एरिया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई। अब एक और बात यह है कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो चार्ज बैठा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। फ्लक्स ज़्यादा है तो चार्ज भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो फाई को थ्योरेटिकली हम डिफाइन करेंगे, फ्लक्स इज द नंबर ऑफ लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्रॉसिंग अ गिवन परमानेंट एरिया, दैट क्वांटिटी इज नोन एज फ्लक्स, रिप्रेजेंटेड बाय फाई। और इसके नीचे किसी बुक में ई भी लिखा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डी एस, ई डॉट डी एस। कईयों के बारे में, कईयों को ये कंसेप्ट थोड़ा सा ये समझ में आता है, ई डॉट डी एस ही क्यों लिया, ई क्रॉस डी एस क्यों नहीं लिया। ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों को रिप्रेजेंट करेगा और डी एस आपका एरिया है। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम देखने के लिए हमें हमेशा अपने एरिया को, जिस एरिया को हम काट रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही लेना पड़ेगा। ये आप कुछ ऐसे समझ सकते हो। मान लीजिए ये कोई बाउल है और इसमें ये वाटर है, हमने इसको हीट अप किया और इसमें से ये वेपर्स, वाटर वेपर्स ऐसे निकलेंगे। तो हमको ये एरिया कैसे कट करें कि ये वेपर्स उसमें से ज़्यादा मैक्सिममली पास हो? ऐसे ही कट करेंगे ना, ताकि सारे वेपर्स इसमें से पास हों, ना कि ऐसे, क्योंकि ऐसे कोई वेपर क्रॉस नहीं करेगा, परपेंडिकुलरली कोई क्रॉस नहीं करेगा। सेम कंसेप्ट इज हियर। उसके लिए हमें एक बार थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये एरिया, जो एरिया के ऊपर जो मैंने वेक्टर का निशान लगाया, क्योंकि आप तो पढ़ चुके हो कि एरिया तो एक स्केलर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर क्या चीज़ होती है? देखिए, मान लीजिए ये पूरा एरिया है, या ये पेज का जैसे एरिया है, ये तो पूरा स्केलर माना जाएगा। लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर एरिया, जैसे मान लीजिए पूरा पेज है, इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, तो इस भाग का एरिया, इसको मैं क्या कहूँगी? एरिया वेक्टर, क्योंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि हमें इस भाग पर ही काम करना है। तो एरिया वेक्टर क्या होगा? एक कोई छोटा सा पार्ट होगा जिसकी अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, और वो डायरेक्शन हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगी। मान लीजिए ये पेज है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। अगर आप डाउनवर्ड लेना चाहते हो तो अवे द रीडर, और इन द प्लेन ऑफ पेपर ये होगी। ओके, तो एक तो हमें एरिया चाहिए होगा, जैसे हमने यहाँ पे इसको कट किया। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये क्यू चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ऐसे। ये स्फेरिकल सिमेट्री मैंने इसकी बना दी। और मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई एरिया वेक्टर कट कर लिया। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा, लेट इट इज एन, या डी एस के ऊपर आप कैप भी लगा सकते हो, एन कैप लगा दो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल थीटा है। तो देखिए, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इस लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? ई कॉस थीटा। और इसका परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? ई साइन थीटा। देखिए, जो ई साइन थीटा है, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की जो वैल्यू है, ये हमारे लिए इस एरिया वेक्टर में से पास नहीं हो रही। इस एरिया वेक्टर में से कौन पास हो रहा है? ई कॉस थीटा। और ये डी एस हमारा एरिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे फाई,
तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू डी एस, और साथ में डायरेक्शन के लिए आप एन कैप यूज़ कर सकते हो। तो ये बन जाएगा ई डॉट डी एस, क्योंकि देखो ये पूरा वेक्टर बन गया डी एस, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, तो ये डी एस पूरा वेक्टर बन गया। ई तो इटसेल्फ वेक्टर था ही, दो वेक्टर का कोस है साथ में, तो हम उसको डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। और डॉट प्रोडक्ट से आप इतना भी समझ गए होंगे कि जो फाई है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन आप इसकी और भी निकाल सकते हो, यूनिट्स वोल्ट मीटर होती हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इनटू एरिया, दैट इज़ न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर, ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको फ्लक्स का कंसेप्ट समझ आ गया है। अब हम इसमें और आगे बात करेंगे। देखो एक छोटा सा कंसेप्ट ये है कि मान लो ये क्यू चार्ज था और हमने इस एरिया में से फ्लक्स निकाल लिया, भाई ई डॉट डी एस है। अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो आप हर एरिया का इंटीग्रेशन करके इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हो। वैसे फ्लक्स की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करती। फ्लक्स की वैल्यू चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि चार्ज की अमाउंट पे डिपेंड करती है कि चार्ज की अमाउंट कितनी है। तो अगर मान लो इस चार्ज का हमें फ्लक्स निकालना है, पूरे का कितना फ्लक्स हुआ, तो पूरे अलग अलग एरिया लेने पड़ेंगे और उन सबका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये तो एक सिंपल सी पिक्चर है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, चार्ज की अमाउंट ज़्यादा है, तो आप फ्लक्स को कैसे निकालेंगे? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो गॉस लॉ के नाम से फेमस है, गॉसेस लॉ। ये क्या कहता है कि बेवकूफ़ों, किसी चार्ज के फ्लक्स को निकालने के लिए हमें अलग अलग एरिया पे इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उस चार्ज को किसी क्लोज फिगर में डाल दो, और उस क्लोज फिगर में डालने, देखो क्लोज जो सरफेस, ये कंडीशन जरूरी है कि सरफेस क्लोज होना चाहिए। इस क्लोज सरफेस का नाम ही क्या है? गॉसियन सरफेस। आप इसकी शेप कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने क्यूब लिया है, आप क्यूबॉइड या सिलेंडर या स्फीयर कुछ भी ले सकते हो, या कोई इरेगुलर शेप। इट डजंट डिपेंड, द फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप। आप कोई भी ले सकते हो। देखिए इस क्यूब के अंदर भी फ्लक्स उतना ही होगा, स्फीयर के अंदर भी उतना ही होगा, कोई इरेगुलर शेप है उसके अंदर भी उतना ही होगा। तो अगर हमने क्यू चार्ज को क्लोज, गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर आपने क्यू चार्ज को किसी फिगर में क्लोज कर दिया तो आपके फ्लक्स की वैल्यू होगी जितना चार्ज आपने क्लोज किया उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। इट्स वेरी मच सिंपल। पूरे फ्लक्स को ही सिंपल कर दिया, यानी कि आपको अलग अलग एरिया चूज करके उसका इंटीग्रेशन करके फ्लक्स निकालने की जरूरत नहीं है। टोटल फ्लक्स विल बी द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज इन अ क्लोज सरफेस। और क्लोज सरफेस की शेप पे डिपेंड फ्लक्स बिल्कुल भी नहीं करता है, ना ही चार्ज की पोजीशन पे डिपेंड करता है। चार्ज को आपने यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, इस पे डिपेंड नहीं करता है। एक और बात याद रखिएगा, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई क्लोज फिगर रख रखी है लेकिन उसमें कोई चार्ज नहीं है तो इसका फ्लक्स जीरो होगा। अगर कोई क्लोज फिगर है उसमें चार्ज है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन उसमें कोई चार्ज आपने क्लोज करा ही नहीं, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। एक न्यूमेरिकल आप छोटा सा कीजिएगा। कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसको आपने किसी क्यूब में क्लोज कर दिया, बताइए गॉसेस लॉ की हेल्प से फ्लक्स कितना होगा? इट्स वेरी मच ईजी, प्रीटी मच ईजी। इस कंसेप्ट को पढ़िए, समझिए, और अगर वीडियो पसंद आ गई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।